हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक हमारा सॉइल वाटर रिलेशनशिप है, जो कि अगर हम बात करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, एलुवियल सॉइल, लैक्टोस्ट्राइन सॉइल, उनके एजेंट्स को पढ़ा था। और उसके बाद हमने उस लेक्चर के बाद हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड हमने सब बहुत सारे एमसीक्यू किए थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आप जाके उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेल, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सॉइल वाटर रिलेशनशिप, कि सॉइल और वाटर में क्या-क्या रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक स्टोरी से थ्रू शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक है आम जिंदगी जो कि मिंटू की, और एक है बिल्कुल सिविल इंजीनियर वाली जिंदगी जो है चिंटू की। तो मिंटू को अगर जब हमने फील्ड पे भेजा तो मिंटू ने अपनी सॉइल को देखा, तो उसने सॉइल को कुछ इस तरीके से देखा। पर वहीं पे चिंटू ने सॉइल को इस तरीके से नहीं देखा। चिंटू कुछ अलग नजरिए से सॉइल को देखता है, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करते हैं मिंटू की, तो नॉर्मल सॉइल देखा जिसमें हम क्रॉप करेंगे, एग्रीकल्चर करते हैं, जो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट काम है वो हम देखते हैं। वेल, चिंटू ने सॉइल को इस तरीके से देखा कि भाई सॉइल हमारी एक मैटर है। सॉइल मैटर है तो उसके अंदर सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैस भी होंगे। उसी तरीके से उसने इसको डिस्क्राइब किया। तो जो हमारी सॉइल है वो मैटर है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको देखने को मिलेगा। वेल, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि सॉइल कैन बी आइदर टू फेज, या तो सॉइल हमारी दो फेज में हो सकती है, या इट कैन बी ऑल्सो थ्री फेज। थ्री फेज तो आपको यही देखने को मिल रहा है, जिसमें सॉलिड भी है, वाटर भी और एयर भी है। तो ये हमारा थ्री फेज सिस्टम है। और वो बोल रहा है कि सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। तो सबसे पहली बात, इस पॉइंट को अगर हम समझना चाहें तो वो कहना क्या चाह रहा है, तो हम उसके लिए एक बकेट ले लेते हैं। अगर हम बकेट लेना चाहें तो बकेट हमने ली और उसमें हमने कुछ बॉल्स रखी। तो ये हमारी बॉल्स को शो कर रही हैं। ये क्या है, हमारी बॉल्स को शो कर रही है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये बकेट में हमने बॉल्स रखी। बॉल्स ने पूरी बकेट तो कवर नहीं कर रखी। तो ये जो बॉल है वो क्या है, हमारे सॉइल के सॉलिड पार्टिकल, हम इसको रिजेंबल करा रहे हैं। तो ये सॉलिड को शो कर रहा है। तो सॉलिड पार्टिकल है हमारे बॉल्स जो हैं, ये हमारी सॉलिड पार्टिकल है। वेल, अब अगर मैं इसमें कुछ वाटर पोर करूं, वाटर को अगर पोर करना चाहूं मैं, तो वाटर मैंने पोर किया। अगर मैंने वाटर पोर किया थोड़ा, तो वाटर पोर किया तो यहाँ पे कुछ वाटर आ जाएगा। यहाँ पर वाटर ने स्पेस ले ली, वाटर ने स्पेस ले लिया। अब वाटर ने स्पेस ले लिया, वाटर पोर करा तो हमने, पर कुछ जगह बची है जहां पर हमारे एयर भी प्रेजेंट है। जहां पे कुछ हमारी जगह बची है, यहाँ पर हमारी एयर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, हमारा एयर है। की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी एयर है, और जो अभी हमने इसको पोर किया था ये क्या है, हमारा वाटर। तो इसका मतलब ऐसी बात है कि जो बॉल्स हैं वो हमारी कंप्रेस नहीं हुई है। बॉल्स क्या शो कर रही है, हमारी सॉलिड को शो कर रही है। बॉल्स जो है हमारी वो कंप्रेस नहीं हुई है। ये जो सॉलिड है हमारा वो कंप्रेस नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी जो अलग वॉइड्स में जगह थी। तो ये जो स्पेस हमारा बचा होता है उसी को हम कहते हैं वॉइड। तो ये जो स्पेस हमारा बचा रह गया इसको हम बोलते हैं वॉइड। जो हमारी खाली जगह है, जो हमारी खाली जगह है उसे हम बोलते हैं वॉइड। तो वहां पर हमारे बॉल्स को छोड़ के जो हमारा एयर और वाटर है वो आ गया, और हमारे जो सॉलिड्स हैं, जो बॉल्स हैं, वो हमारी कंप्रेस नहीं। तो इसी से क्या पॉइंट पता चलता है, ये पॉइंट हमने जो लिखा है यहाँ पर, वो ये बोल रहा है कि जो हमारी सॉइल है, सॉइल कैन बी इन टू फेज और थ्री फेज, वो तो ठीक है। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहा है कि सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि सॉलिड हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जो खाली जगह है वहीं पे वाटर एयर आएगा। हो सकता है कि कि जगह है ही नहीं तो बस एयर होगी, वहां पे वाटर नहीं आएगा। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि सॉलिड्स हमारे इनकम्प्रेसिबल है। यहाँ से ये पॉइंट पता चलता है कि सॉइल हमारी कंप्रेसिबल है। अगर मैं इस सॉइल की बात करती हूँ तो मैं जब इसे कंप्रेस करूंगी तो सॉइल कंप्रेस हो सकती है, लेकिन जो सॉलिड उसके अंदर प्रेजेंट है, जो सॉइल सैंपल के सॉलिड है, वो इनकम्प्रेसिबल है। इससे पता चलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा। इट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। सपोज एक बकेट लिया हमने, में पांच हमारे सॉलिड पार्टिकल हैं, गिन के रखे पांच सॉलिड पार्टिकल, और ये अभी दूर है। तो अभी हम इसमें कह सकते हैं कि एयर प्रेजेंट होगी। ये मान लो यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। फिर हमने इसको क्या किया, ये बिफोर कॉम्पैक्शन है, अभी हमने इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया, ये कॉम्पैक्शन के बिफोर है हमारी सॉइल। अब अगर मैं सैंपल में, मतलब मैंने ऊपर से कुछ प्रेशर लगाया और मैंने आफ्टर कॉम्पैक्शन, ये हमने अब सीरीज देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, कॉम्पैक्शन करने के बाद, कुछ प्रेशर प्रोड्यूस करने के बाद, प्रेशर लगाने के बाद हमें इसमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है। क्या हमारी सॉइल कंप्रेस हो रही है, तो बिल्कुल सॉइल हमारी कंप्रेस हो जाएगी, और ये जो पांच पार्टिकल है हो सकता है इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर आ जाए। तो रहेंगे कितने सॉलिड, सॉलिड हमारे कितने ही रहे, आपको सॉलिड देखने को मिलेंगे, पांच सॉलिड ही देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि वो एकदम आसपास आ जाए, पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि ये सॉलिड भी गायब होगा। तो मतलब आपको सॉलिड हमारे देखने को मिलेंगे जितने पहले थे उतने ही ज्यादा। तो मतलब हमारी सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते। इस पॉइंट से ये समझने को मिलता है। और चिंटू ने जब सॉइल को देखा तो हो सकता है कि उसमें तीनों चीज प्रेजेंट है। तो उस तरीके के डायग्राम को हम बोलते हैं थ्री फेज कंपोजिशन, इसको थ्री फेज डायग्राम। तो अब समझते हैं कि कितने तरीके के डायग्राम होते हैं। तो एक आपने देख लिया कि
थ्री फेज डायग्राम में हमें देखने को मिला कि तीनों चीज होंगी, एयर, वाटर और सॉलिड। अब हम देखते हैं कि टू फेज डायग्राम क्या होता है। टू फेज डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो अगर टू फेज डायग्राम को देखते हैं तो वो क्या कह रहा है कि या तो आपके एयर प्रेजेंट होंगे, जो कि अभी हमने देखा, तो इस तरीके की सॉइल को क्या कहेंगे, एयर प्रेजेंट है मतलब वाटर का एक भी पॉइंट, एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस तरीके की सॉइल को हम क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल। इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं ड्राई सॉइल, जिसमें बस हमारे सॉलिड प्रेजेंट है और हमारे एयर प्रेजेंट है। वेल, वहीं पे अगर हम दूसरा फेज डायग्राम में दूसरा देखें तो वो पूरा वाटर से फुली सैचुरेटेड है। मतलब कि हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी, यार मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, तो ये मैं क्या है, आज मैंने 8 आवर्स पढ़ा, मैं अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, मतलब अब मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, फुली सैचुरेट हो गया हूँ। उसी तरीके से सॉइल के जितने वॉइड्स हैं हमने उसको वाटर से फिल कर दिया। किससे फिल कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। तो इसका मतलब वो जो हमारी सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड हो गई, एकदम अपनी सैचुरेशन पे पहुंच सकती है। इसी में तीसरा केस जो अभी हमने देखा कि कुछ वाटर से प्रेजेंट होगा, कुछ वाटर से भरा होगा हमारा, वाटर से, और कुछ जगह एयर से भरा होगा। तो इस तरीके की सॉइल को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। हम आगे भी पढ़ेंगे, इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं पार्शियली, क्योंकि वो पार्शियली फुली है, मतलब पार्शियली सैचुरेट हुई है, तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोला जाता है इस तरीके की सॉइल को। वेल, तो ये हमने देखा कि तीनों तरीके के फेस सिस्टम को अभी हमने समझा। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। तो एक तरफ हम वॉल्यूम शो करते हैं और एक तरफ हम शो करते हैं वेट। तो अगर हम बात करें, एक तरफ हम शो करते हैं वॉल्यूम और एक तरफ हम शो करते हैं वेट। यहाँ पर हम वाटर और सॉइल के कंपेयर में, वाटर और सॉइल के कंपेयर में हम वॉल्यूम, जो वेट है हमारा, वेट जो है एयर का, हम उसको जीरो कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेट होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं हम सॉइल और वाटर के कंपेयर में, वाटर और सॉइल के कंपेयर में हम इसके वेट को जीरो कंसिडर करते हैं। वेल, वी ए किसको शो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर को, वी बी किसको शो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर को। अब इन दोनों को मिलकर हम वॉइड्स को इक्वल करते हैं। मतलब क्या है, जो वॉइड थे वहीं पे तो वाटर और एयर हमारे घुसे होंगे, मतलब उनमें घुसे होंगे या उसमें एंटर किए होंगे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला खुद बन गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब फुली सैचुरेटेड कंसीडर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। वेल, वहीं पे अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो क्या है, ये सॉलिड देखने को मिलेंगे, वाटर देखने को मिलेगा और एयर देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट हमने क्या बोला, इन तीनों के सम को हम टोटल वॉल्यूम बोलेंगे। वेल, वाटर और एयर के वॉल्यूम को हम ऐड कर उसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपके ये बेसिक फॉर्मूले, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूले, वहीं पे हम वेट की बात करें तो अभी देखा कि हमने जो वेट ऑफ एयर है उसको जीरो कंसीडर किया है, क्योंकि हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ऐसा है नहीं, जीरो नहीं है, पर हमने कंसीडर किया है क्योंकि वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड इसके कंपेयर में ज्यादा होता है। तो टोटल वेट हमारा किस किस की वजह से होगा, वेट ऑफ वाटर की वजह से होगा और वेट ऑफ सॉलिड्स की वजह से होगा। कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में हमारा सबसे पहला है वॉइड रेशियो। अगर हम बात करते हैं वॉइड रेशियो की, तो वॉइड रेशियो क्या है, ये एक डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो बेसिकली क्या है, ये एक रेशियो है जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। इन दोनों के रेशियो को हम वॉइड रेशियो कहते हैं। वेल, इसका सिंबल जो है ई से शो किया जाता है और ये एक रेशियो है, इसका मतलब हमारी कोई यूनिट नहीं, क्योंकि यूनिट लेस होगा, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो ये वाला डायग्राम हमेशा हमें माइंड में रखना है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वॉइड्स में हमारा क्या क्या आ गया, एयर और वाटर आ गया। तो एयर और वाटर जो इनका टोटल वॉल्यूम है, जो हमारा वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसका अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो हमारा ये सॉलिड हमने लिया है, ये इन दोनों के रेशियो को हम वॉइड रेशियो बोलेंगे। तो इसको हम शो करेंगे, इसको सिंबल से करते हैं हमारा ई, सिंबल से हम इसको शो करते हैं, तो इसका सिंबल हो गया हमारा ई। वेल, वॉइड रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वॉइड रेशियो हमारा बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंस माना जाता है सॉइल की किसी चीज को बताने के लिए। क्यों, अगर हम वॉइड की बात करें तो जितने कम वॉइड होंगे, जितनी कम वॉइड होंगे, उतना ज्यादा हमारा डेंसनेस होगा। पहले इससे पहले हमारे रेंज की बात कर लेते हैं। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में डायरेक्टली इसका क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हमारी अपर लिमिट देखते हैं और लोअर लिमिट देखते हैं। तो अगर वो बोल रहा है कि E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या वो हमारा जीरो कब बनेगा, जीरो कब होगा, जब वॉइड्स हमारे क्या हो जाएं, जीरो। तो ये सॉइल में पॉसिबल नहीं है। अगर वॉइड जीरो हो गए तो ये सॉइल में पॉसिबल नहीं है। अगर वॉइड जीरो हो गए तो वो रॉक बन जाएगी, और हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सॉइल की। तो इसका मतलब इसकी जो जीरो की जो रेंज है वो तो नहीं हो सकती। अब अगर हम बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बीच में, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या वॉइड सॉलिड्स के इक्वल हो जाएंगे, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो क्या सॉलिड के इक्वल हो जाएंगे, पता नहीं। तो ये हम कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो नो अपर लिमिट, हम अपर लिमिट नहीं डिस्क्राइब कर सकते। जब अपर लिमिट नहीं डिस्क्राइब कर सकते तो जो हमारी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। इक्वल भी नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल होते ही वो रॉक हो जाएगा, तो ग्रेटर देन जीरो। तो याद रखना है, वॉइड रेशियो की जो रेंज है हमारी वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ना हम 100 बोल सकते हैं और ना ही हम इक्वल टू जीरो। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें
जिस तरीके से हम वर्ड्स को देख रहे हैं, अगर वर्ड्स हमारे कम हो जाएँगे, वर्ड्स अगर हमारे कम हो जाएँगे, तो ई इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर मेरी बात करूँ, ये वॉल्यूट्स जो वॉल्यूम है हमारे वर्ड्स का वो कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या है, वर्ड रेशियो भी कम हो जाएगा। वर्ड रेशियो कम होते ही हमारा जो डेंसनेस है वो इंक्रीज़ होएगी, मतलब डेंसिटी हमारी रहेगी। तो जो वर्ड रेशियो है वो डेंसनेस के हमारे प्रोपोर्शनल है, वो भी इनवर्सली, कि अगर वर्ड रेशियो ज़्यादा तो डेंसिटी कम, डेंसनेस कम, और अगर वर्ड रेशियो कम तो डेंसनेस हमारी ज़्यादा हो जाएगी इसमें, सॉइल में। यहाँ पे हमने वर्ड रेशियो के बारे में समझा। अब नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा पोरोसिटी। अगर हम बात करते हैं पोरोसिटी की, तो पोरोसिटी क्या है, ये भी एक तरीके से ही बिल्कुल हमारे वर्ड रेशियो की तरह एक रेशियो है। इसमें क्या हम डिस्क्राइब करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल, जो सॉइल है हमारी उसका टोटल वॉल्यूम का। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बोल रहा है रेशियो में, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और अब नीचे क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये पूरा वी हमारा जो टोटल वॉल्यूम है इन दोनों का। तो आपको टर्मिनोलॉजी जो है इसी डायग्राम के थ्रू सारी मिल जाएंगी। तो इन दोनों के जो रेशियो को हम पोरोसिटी कहते हैं। अभी हमने वॉइड रेशियो में क्या देखा था, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो, यहाँ पर लेकिन सॉलिड भी इसी के संग ऐड होके बन जाएगा टोटल वॉल्यूम। जब टोटल वॉल्यूम नीचे ले लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, वो हमारा हो जाएगा पोरोसिटी। जिसको हम अगर हम बात करें तो किससे शो करते हैं, हम अगर उसकी शो करने की बात करें तो इसको एन से शो करते हैं, जो कि हमारा रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो पोरोसिटी जो है वो लेस सिग्निफिकेंट है इन कंपेयर टू हमारे वॉइड रेशियो है। क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि पोरोसिटी ज्यादा सिग्निफिकेंट है या वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो हमारा सिग्निफिकेंट ज्यादा है। लेकिन हम प्रैक्टिकल वे में बात करें तो सॉइल का वॉल्यूम निकालना हमारे लिए इजी है प्रैक्टिकली, इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना इन कंपेयर टू सॉइल का वॉल्यूम निकालना। तो सॉलिड का वॉल्यूम निकालना टफ है और सॉइल का वॉल्यूम निकालना इजी है। तो प्रैक्टिकल वे में पोरोसिटी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी मानी जाती है, लेकिन थ्योरेटिकल वे में जब क्वेश्चन सॉल्व की बात करेंगे तो वर्ड रेशियो विल बी मोर सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा पूछा जाता है इंटरव्यू में। वेल, अगर हम बात करें पोरोसिटी की, तो पोरोसिटी की अब रेंज देख लेते हैं। अगर इसकी रेंज की बात करें तो पहली बात, रेंज के लिए वो क्या कह रहा है कि मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड ले लो अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो भाई अगर मुझे इसको जीरो करना है तो ये जीरो हो सकता है क्या, ये कब जीरो होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वर्ड जीरो हो जाए। तो जीरो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे जीरो कर देंगे वो रॉक बन जाएगी, तो जीरो तो नहीं हो सकता। तो 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा ये देखते हैं पहले। तो अगर हम बात करें 1 के इक्वल होने के लिए क्या होगा, कि हमारा वीवी अपॉन वीवी होना चाहिए, मतलब वॉइड्स अपॉन वर्ड्स होना चाहिए, और ये सॉलिड हमारा जीरो जाना चाहिए। अब ये सॉइल सॉइल है, सॉइल में सॉलिड नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वीएस हमारा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 1 के भी इक्वल नहीं हो सकता। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ वेराई करती है, जीरो से ग्रेटर होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो रेंज हमारी कहाँ से वेराई करती है, जीरो से ग्रेटर होती है, 1 से लेस होती है। तो अगर हम इसे परसेंटेज के टर्म्स में लिखना चाहें तो 0 से लेके हमारी ये 100% के बीच में रहती है। ये तो हमारा पोरोसिटी होगा। अब अगर हम बात करते हैं पोरोसिटी और वर्ड रेशियो में कुछ रिलेशन भी होते हैं, जिनको हम देख लेते हैं किस तरीके से देखना है। तो अगर हम बात करें रिलेशन जो है हमारा वर्ड रेशियो और हमारा पोरोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उनकी बात करते हैं, तो किस तरीके से होगा ये देखते हैं। तो अगर सपोज हमने लिखा जो हमारा पोरोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या था, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉइड। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, जो अभी हमने डायग्राम्स में भी देखा था। अगर अब मैं ऊपर नीचे किसी से डिवाइड कर दूं तो वो है मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो हम किसी और कलर से लिख लेते हैं वॉल्यूम, जिसको हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे मैथ्स में हम करते हैं ऊपर नीचे, अगर हम सेम मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं और इसको कंबाइन कर दूं, जैसे इसको कंबाइन कर दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, और मैं इस वाले टर्म को नीचे ले आऊंगी। तो अगर मैं इसे कंबाइन करती हूँ तो क्या लिखेंगे, तो ये मेरा पोरोसिटी चल रहा है, पोरोसिटी चल रहा है, और मैं वीवी अपॉन वीएस को लिख सकती हूँ। वॉइड रेशियो जो भी हमने पढ़ा था कि वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा वॉइड रेशियो होता है। और अब इसको लिखना चाहूँ तो ये नीचे आ जाएगा मेरा। तो ये मेरा क्या बनेगा, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बनेगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो अगर इसको पोरोसिटी को लिखना चाहें तो ई अपॉन ये मेरा फिर से ई हो जाएगा, ई हो गया और ये हो जाएगा मेरा 1। तो इसी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर रखा है कि ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में कंसिडर किया जाएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं। तो ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो के अपॉन में 1 प्लस वॉइड रेशियो कर दिया। वेल, वहीं पे अगर हम ई की बात करते हैं तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको हम अगर इसी फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करें, ये मेरा निकल के आया वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो इज इक्वल टू ई। यहाँ पर हम कर सकते हैं पोरोसिटी प्लस ई एन यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा मेरा ये ई।
अब मैं ई के टर्म को एक तरफ ले जाती हूँ तो पोरोसिटी यहाँ रह जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोरोसिटी यहीं रह जाएगा और वॉइड रेशियो वाले टर्म इधर ले जाएंगे, तो जिसमें वॉइड रेशियो कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस होगा क्योंकि ये टर्म इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस एन। अब यहाँ पे बस कर देना ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। तो ये दो फॉर्मूले हम बहुत ज्यादा अच्छे से हमने याद कर रखे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में कंसिडर किया जाता है। इनसे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अब अगर हम बात करें तो एक और फॉर्मूला है जो कि हमारा बोरोपिट और इसके लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं बोरोपिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब बोरोपिट और एक्सकवेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें टोटल वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मिलाकर हमारा टोटल वॉल्यूम बनता है। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कॉमन ले लूँ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अब प्लस 1। तो ये मेरा टोटल वॉल्यूम चल रहा है, टोटल वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस ई। यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो होता है, तो सॉलिड्स का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, मतलब तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर जो टोटल वॉल्यूम है उसमें मैं 1 प्लस ई से डिवाइड कर दूं तो मेरा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसको भी हम स्टार मार्क कर लेते हैं, तो इसको भी स्टार मार्क अगर कर लिया जाए तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में कंसिडर किया जाएगा, जिसमें है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। तो ये तीनों ही फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से है हमने ये भी देख लिया है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब देखो हमने पहले टोटल सॉइल के वॉल्यूम में डिस्क्राइब कर देते, अब हम क्या डिस्क्राइब करें कि वॉइड्स के अंदर टोटल कितना पानी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हो सकता है पानी बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो, तो इसकी हमारी रेंज कहाँ से कहाँ वेराई करेगी ये देखने की बात है। हो सकता है पानी बिल्कुल भी ना हो, पूरा एयर से फिल हो, जो कि हमारा ये वाला कंडीशन है जो कि हमारा ड्राई है। तो इसमें क्या है कि पानी बिल्कुल भी फिल नहीं है, तो इसमें हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 0। और हो सकता है कि पानी के जो जो हमारी सॉइल के वॉइड्स हैं वो पूरे ही पानी से फिल हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये फुली सैचुरेटेड हो जाएगी। तो 0 से लेके 100 तक पूरी में हमारी इसकी वैल्यू जो रेंज है वो वेराई कर रही है। तो जो हमारा नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इसको हम देखते हैं ये क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो रेंज हमारी वेराई कर रही है इसकी 0 से लेके हमारे 100 के बीच में। जैसे अभी देखा हमने, अगर पूरा एयर से फिल है तो वो ड्राई सॉइल है, वेल अगर वही हमारा पूरा वाटर से फिल है तो सैचुरेटेड सॉइल है, और उसके बीच में जो हमने थर्ड फेज में देखा था वो हमारा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगा, जो कि हमने सबसे पहले देखा था, जो चिंटू ने देखा था, तो जिसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा और एयर भी प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पर रेंज दे सकते हो कि वो 0 से लेकर 100 के बीच में, इवन वो 100 को भी इक्वल कर सकता है, यहाँ पे इक्वल का भी साइन होना चाहिए, तो वो 100 भी इक्वल हो सकता है और वो 0 भी इक्वल हो सकता है। वेल तो ये हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, जो कि कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉइड्स में कितना वॉल्यूम भरा है, इससे हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं। वेल वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक और हमारा टर्म आता है जो कि ये है एयर कंटेंट की बात करें तो ये भी क्या है, एक रेशियो है, जिसमें इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, वो एयर का जो रेशियो है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो कि वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट है, वहीं पे ये हो जाएगा हमारा एयर कंटेंट। तो अगर हम इसकी बात करते तो बिल्कुल ये जो सैचुरेशन पॉइंट है इससे एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा, तो जैसे मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम सैचुरेशन और एयर कंटेंट की बात करें दोनों को समेशन हमारा 1 होता है। अब ये कैसे हो गया, अगर हम ड्राई कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा एस की वैल्यू 0 हो जाएगी और एसी की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पूरा एयर से फिल है, तो वॉल्यूम एयर जो हमारा वॉइड्स था, वॉइड्स में हमारा पूरा किससे फिल है, वो एयर से फिल है। वहीं पर अगर हम फुली सैचुरेटेड की बात करें, अगर हम मैं फुली सैचुरेटेड की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एस की वैल्यू 1 हो जाएगी और एसी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वॉइड्स हमारे किससे फिल है, पूरे वाटर से फिल है, एयर का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एयर की वैल्यू अगर वहां पर 0 हो जाएगी तो हमारा एयर कंटेंट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एसी की वैल्यू की जो रेंज है वो भी हमारे सैचुरेशन की तरह 0 के इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है और उनके बीच में होती है। तो यहाँ पर हमने 2 टर्म देखे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट।